हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग करने वाले हैं 24 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स टुडे। एक, ग्रे बर्थडे फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 75 ईयर्स हो गए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, H1B वीजा एंड डिबेट सराउंडिंग इट। H1B वीजा इशू क्या है और उसके अराउंड जो डिबेट्स हैं वो क्या है, ये आपको आईआर में काम आएगा और इलेक्शन कमीशन आपको पता है पॉलिटी में काम आएगा। तो एक एक करके हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 75th एनिवर्सरी है। 75 साल हो गए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहली बार इंडिया में लाया गया था, आज़ाद इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में देखा गया था। तो तब से लेके 75 ईयर्स हो गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप इलेक्शंस कमीशन के बारे में देखोगे तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है, वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। आर्टिकल 324 क्या पावर देता है? पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस, पावर ऑफ डायरेक्शन, पावर ऑफ कंट्रोल। सुपर इंटेंडेंस मतलब जो भी इलेक्शंस है, जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, वो सारा पावर उसके रिगार्डिंग किसमें वेस्टेड है? इलेक्शन कमीशन। डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मेंशन होने की वजह से इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है और उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी तभी एक डेमोक्रेसी रहता है जब वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पार्ट 15 देखते हो तो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन से और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन किस किस का इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों हाउसेज का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं जहां पे असेंबलीज है, स्टेट असेंबलीज या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे असेंबलीज हैं, चाहे दिल्ली हो, पुडुचेरी हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, स्टेट्स में फॉर एग्जांपल आसाम हो, नागालैंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, ये सारे स्टेट्स में जो असेंबलीज हैं वहां का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो ये सारे इलेक्शन उसको कराने हैं। छोटे इलेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल लेवल पे इलेक्शन जो बोलते हैं, पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपालिटीज मतलब लोकल बॉडीज वाले इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। उसके लिए हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इलेक्शन कराता है, जो अपनी बॉडीज हैं पंचायत की या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स वाली लोकल बॉडीज जिनको हम बोलते हैं। तो ये है इलेक्शन कमीशन का पावर। इलेक्शन कमीशन को बहुत ही वास्ट पावर दिया हुआ है। अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है तो पावर बहुत वास्ट दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें अमेंडमेंट भी बहुत बार हुए हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक पर्सन होता था, बाद में अमेंडमेंट करके, अगर हम बात करें 61st अमेंडमेंट एक्ट जब आया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट करके एक इलेक्शन कमिश्नर की जगह 3 इलेक्शन कमिश्नर कर दिए गए। जब 3 इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे तो एक पर्सन को बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 पर्सन क्या रह गया? इलेक्शन कमिश्नर। अब ये 3 लोग जो हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए ये लोग अपनी सीट पे रहते हैं? तो ये लोग 6 ईयर के लिए रहते हैं या फिर 65 ईयर एज कंप्लीट होने तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 50 साल का है और उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है तो 56 ईयर तक वो इलेक्शन कमिश्नर बना रहेगा। कोई 63 का है, उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, वो 65 में ही उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां उसके 65 ईयर तक का टेन्योर हो गया और 50 ईयर पे जिसको बनाया गया था वो 6 ईयर अपना पूरा कंप्लीट करेगा। तो ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और साथ साथ में अगर हम इलेक्शन कमिश्नर की और ज्यादा बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड जो पावर्स हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हो, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, चाहे पार्टी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना, पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती हैं उनको सॉल्व करवाना, इलेक्शंस के डेट अनाउंस करना कि कब इलेक्शन होने वाला है, कितने फेजेस में होने वाला है, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के पावर के अंदर ही आता है। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अगर हम और बात करें कि कब ये लोग रिजाइन कर सकते हैं, तो कभी भी रिजाइन कर दें।
इनके ऊपर है, काम नहीं करना तो कोई भी रिजाइन कर सकता है, बट क्या हम इनको इनकी कुर्सी से हटा सकते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, तीन में से जो बड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज को। मतलब इनका हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत टीडियस है। लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से लोकसभा और राज्यसभा के सामने इंक्वायरी जो होगा उसको रखा जाएगा, दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी पास होगी, तब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, तब जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकेगा। आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया नहीं गया है, इम्पीच नहीं किया गया है। तो सोच लो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना भी कितना डिफिकल्ट है। बट ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। इसके बाद कितने लोग और होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनको कैसे हटाया जा सकता है? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे तो उनको हटाया जा सकता है, बट सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे, और कोई तरीका उनको हटाने का नहीं है। अब लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में CEC एंड अदर EC अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट आया। ये एक्ट क्यों आया इसको समझते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर गया हुआ था, बहुत दिन से। एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काम करता है डेमोक्रेसी को एक प्रोसीजरल प्लस सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इंडिया को बनाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। काफी हद तक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। तो अगर जो भी अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो अपॉइंटमेंट बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में काम कर रही है और अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट में काम कर रही है। तो ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट ने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ सही बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं, सिग्नेचर करना है, तो वो अपॉइंटमेंट एक कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे करें। और वो कमिटी में 3 लोग होने चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ में एक CJI। तो ये तीनों लोग मिलकर जिसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहेंगे वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। तो इससे इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है वो और ज्यादा न्यूट्रल अपीयर होगा और हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगी। बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिकमेंडेशन था इसको गवर्नमेंट ने कंप्लीटली नहीं माना। गवर्नमेंट ने उस साल पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, लॉ पास किया, और लॉ पास करके बोला कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे और जो कमिटी होगी, कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा का। बट कमिटी में जो CJI की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, CJI नहीं होंगे, CJI की जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो ये 3 लोग जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, उनको इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कि क्या पोस्ट होना चाहिए, कितना एजुकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए। रिटायरमेंट का एज जरूर मेंशन किया गया है। एक बार बनने के बाद क्या उनको दूसरी बार इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी खास इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब बनाया जा सकता है, डिबार नहीं किया गया है, उनको रोका नहीं गया है। गवर्नमेंट सर्विसेज में, किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सब कॉन्सर्न्स भी है। रिसेंट एलिगेशन क्या लगते हैं इलेक्शन कमीशन पे? बार बार आप ईवीएम के बारे में तो सुनते ही हो, है ना? तो ईवीएम हैक है और ये है, वो एलिगेशन छोड़ दो। और क्या एलिगेशन अभी रिसेंट में सुनने को आया है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के जस्ट पहले 48 लाख न्यू वोटर रजिस्टर हुए। ACI के पास 9.7 करोड़ वोटर्स थे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिर्फ 9.5 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन बता रही थी। साथ साथ और भी जो इश्यूज होते हैं, फ्री वीज का इशू, फ्री में सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर करती हैं कि फ्री हेल्थ तो होना भी चाहिए। है लाडली बहन, प्यारी बहन, फ्री में पैसा 2000 ले जाओ, 4000 ले जाओ, फ्री टीवी ले जाओ, फ्री साइकिल ले जाओ। तो ये फ्रीवीज जो है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा नहीं करती कंट्री को और सोसाइटी को। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन कुछ स्टेप उठाए, वो नहीं उठाती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे चुटकी में आंसर कर लोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी, नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है। पहला गलत, तो ये गलत हो जाता है। बाकी 2 देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, नहीं करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन खुद करता है। 1 2 गलत, 3 आंसर। 3 पढ़ने का जरूरत भी नहीं था, बट पढ़ो। तो इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को कौन
एड्रेस करता है तो इलेक्शन कमीशन करता है। सेकंड H1B वीजा से रिलेटेड है। H1B वीजा यूएस से रिलेटेड है। यूएस कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब यूएस में जो कंपनीज हैं, उनको अगर चाहिए कि बाहर से, अलग कंट्री से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी अगर उनको एम्प्लॉय चाहिए जो आके यूएस में काम करे, उनकी कंपनीज में काम करे, तो उनको जो वीजा इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? H1B वीजा। जब ट्रम्प साहब पहली बार आए थे, या उसके थोड़े और साल पहले, ट्रम्प साहब के आने के पहले ही, प्रेसिडेंट बनने के पहले ही H1B वीजा से रिलेटेड इश्यूज आनी शुरू हो गई थी। क्या क्या इश्यूज आनी शुरू हो गई थी? H1B वीजा से रिलेटेड इश्यूज ये आनी शुरू हो गई थी कि अब बहुत सारे लोगों को वीजा इशू नहीं हो रहा। इंडिया से बहुत सारे लोग जो है यूएस जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, और पढ़ के सोचते हैं कि वापस वहीं पे उनका क्या हो जाएगा? प्लेसमेंट हो जाएगा। और कई बार प्लेसमेंट नहीं हो पाता, उनको वापस आना पड़ता है, और फिर बहुत ज्यादा जो लोन लेके जाते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, लोन रीपे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इश्यूज H1B वीजा से रिलेटेड आने लग गई। जब ट्रम्प साहब पहली बार प्रेसिडेंट बने, H1 वीजा के ऊपर बहुत सारा कैप लगा दिया। कैप का मतलब जो बाहर से माइग्रेंट आएंगे यूएस में वो लिमिटेड आएंगे, हर साल का एक कैप है, उसी फिक्स नंबर में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि यूएस के जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको जॉब मिलना कम हो गया था। ये माइग्रेंट लोगों की वजह से जॉब मिलना कम हो गया, तो वहां एक सेंटिमेंट बन रहा था जिसको काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैप भी किया था अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, अमेरिका फर्स्ट और ऐसे स्लोगनेरिंग कर करके। तो ये है H1B वीजा इश्यूज। अब H1B वीजा ज्यादा से ज्यादा इशू करने से यूएस का फायदा भी हुआ है। अगर यूएस में टैलेंटेड लोग नहीं है तो बाहर से टैलेंटेड लोग मिल जा रहे हैं। यूएस में बिजनेसेस का ग्रोथ हुआ है, यूएस में और सारे स्टार्टअप्स खुले हैं, तो बहुत सारे वहां पे लोग ऐसा एडवोकेसी भी करते हैं कि अगर यूएस में H1B वीजा यूएस दे रहा है तो यूएस के लिए ही अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लिमिटेशंस लगा देना। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कोई कंपनी बुलाती है, आप वहां गए 2 साल के लिए, 6 महीने बाद अगर आपको लगे कि नहीं आपको कंपनी चेंज करना है, किसी दूसरी कंपनी से ऑफर है, तो आप दूसरी कंपनी नहीं जा सकते हो। आपको वापस से आपका वीजा क्या कराना होगा? रिन्यूअल कराना होगा। और H1B वीजा जो है कैपिंग के साथ साथ H1B वीजा अब लॉटरी सिस्टम से भी कर दिया गया। मतलब अगर आपकी लॉटरी लगी तो आप यूएस में हैं, नहीं लगी तो आप जिस कंट्री के थे उस कंट्री में हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो H1B वीजा से रिलेटेड आने लग गई। अब बात क्या है? वापस से H1B वीजा न्यूज में चल रहा है क्योंकि वापस से ट्रम्प साहब जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब H1B वीजा के बारे में फेवर, आर्गुमेंट इन फेवर मैंने बताया, फिलिंग स्किल गैप जो यूएस में नहीं है, ग्लोबल कंपटीशन में यूएस को आगे रखना, यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब H1B वीजा प्रोग्राम का फेवर है। और अपोजिशन क्या है? वहां पे जो लोग हैं, जो वर्कर्स जा रहे हैं, वर्कर्स मतलब स्किल्ड लेबर, उनका एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सालों साल तक वीजा का बैकलॉग रह जाना, डिपेंडेंस और एम्प्लॉयर, उनके एम्प्लॉयर चाहेंगे तभी वीजा रिन्यू होगा। तो ये सारी चीजें, फ्रीडम एंड करियर ग्रोथ कम हो जाना, ये सारा H1B वीजा प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक और अनसर्टेनिटी चल रहा है। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, H1B वीजा नहीं मिलने से बहुत सारे इंडियंस वापस इंडिया आ गए, जिससे आप बोल सकते हो ब्रेन गेन होना स्टार्ट हो गया। इंडिया में, बेंगलोर में, पुणे में, कोलकाता में, गुड़गांव में बहुत सारे स्टार्टअप भी खुल गए, जॉब क्रिएट हुआ, $200 बिलियन मार्केट इंडिया में, आईटी इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है। तो ये सारी चीजें इंडिया में भी फायदा देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ, अगर वहां H1B वीजा इशू चल रहा है तो लोग इंडिया में वापस आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं जो यूएस में कई साल काम कर चुके हैं। तो ये सारे बेनिफिट भी हैं। वे फॉरवर्ड ये है कि H1B वीजा में रिफॉर्म्स होना चाहिए, खासकर कैपिंग को लेकर रिफॉर्म। भले ही H1B वीजा उन्हीं लोगों को दो जिनका सैलरी बहुत हाई है, तो कम सैलरी वाला जो कंसर्न है यूएस के कॉमन पॉपुलेशन का, वो भी एड्रेस हो जाएगा। और साथ साथ जो कैपिंग है जो यूएस ने लगा रखा है H1B वीजा पे, इतने ही लोग जाएंगे यूएस हर साल, उस कैपिंग को रिमूव कर देना चाहिए या और डिफाइन कर लेना चाहिए। और साथ साथ लॉटरी सिस्टम को चेंज करना चाहिए। लॉटरी से कौन ही वीजा देता है यार, तो लॉटरी सिस्टम का जरूर चेंज करना चाहिए। सिमिलरली इसी में बेस्ड एपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है जो रिसेंटली आया है। एपीएससी का मेंस का क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑन इंडियाज स्किल्ड वर्कफोर्स एंड डायस्पोरा कम्युनिटीज। स्किल्ड वर्कफोर्स और डायस्पोरा कम्युनिटीज जो है, डायस्पोरा डायरेक्टली हमें आईआर में पढ़ना होता है, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके इमिग्रेशन पॉलिसीज का हमारे डायस्पोरा और वर्कफोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है।
साथ साथ में एनालाइज हाउ वीजा रेगुलेशन एंड स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा अफेक्ट इंडियाज ब्रेन ड्रेन एंड डायस्पोरा एंगेजमेंट। कैसे यूएस और कनाडा का जो वीजा प्रोग्राम है वो इंडिया का ब्रेन ड्रेन और डायस्पोरा के एंगेजमेंट को अफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम ये जो पूरा टॉपिक है इसके बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।